ऐसा रहा भैया। ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, कल हमने कैपेसिटर डिस्कस किया था। ये कैपेसिटर की एक एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा है, मैं इसको जरा टाइप कर देता हूँ, आप एक नजर आए। एनआरसी टाइमिंग एप्लीकेशन, जो आपका आरसी सर्किट है, ये टाइमिंग एप्लीकेशन के तौर पर भी यूज किया जाता है। अगर आप इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट में एक आपके पास रजिस्टर है, इनपुट के ऊपर कोई आपके पास वोल्टेज है, इनपुट फ्रॉम एनी सेंसर, किसी भी सेंसर से इसको इनपुट आ रही है वोल्टेज, रजिस्टर आर है और उसके साथ कैपेसिटर सी है। और अगर आप अलार्म को देखें तो ये अलार्म एक्चुअली पॉइंट ए, मैं पेंसिल चूज कर लेता हूँ, मैं इसको लेट्स सपोज कहता हूँ पॉइंट ए, और इसको मैं कहता हूँ पॉइंट बी। पॉइंट बी आपके पास ग्राउंड है, पॉइंट ए आपके पास कैपेसिटर का अपर एंड है। तो आप देखें पॉइंट ए और बी के दरमियान आपके पास कैपेसिटर कनेक्टेड है, और पॉइंट ए और बी के दरमियान ही ये जो ग्राउंड ग्राउंड है ये एक्चुअली इसके साथ शॉर्टेड है, तो वो भी ग्राउंड के दरमियान और पॉइंट ए के दरमियान ही कनेक्टेड है। तो जो आपके पास अलार्म है, उस अलार्म को आप देखें तो ये कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसने कैपेसिटर के अक्रॉस जो अलार्म लगाया है ये क्यों लगाया है? कोई सर इसको, अलार्म को भी ग्राउंड से वो किया हुआ है, और कनेक्ट, और कैपेसिटर को भी ग्राउंड से किया हुआ है कनेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कैपेसिटर का हमने पढ़ा ना कि जो आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर की वोल्टेज जो है, अगर मैं उसका वोल्टेज का कर्व देखूं, कल हमने पढ़ा था, तो वोल्टेज जीरो से लेकर मैक्सिमम तक जो है वो ग्रेजुअली बिल्ड होती है इस तरह से। ठीक है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस ये उसने ये बनाई हुई है ये कर्व, ये वाली कैपेसिटर की वोल्टेज की। कैपेसिटर के अक्रॉस अलार्म लगाने का मकसद या फायदा क्या हो सकता है, या इसकी वजह क्या हो सकती तो सर इस तरह हो सर सकता है कि सर जब कैपेसिटर मतलब कंप्लीटली अलार्म की डिस्चार्ज हो तो तब अलार्म बजे। है एग्जैक्टली नहीं सर, मैं हम, बताऊं सर। हाँ जी कैसे साहब आप। सर वो ये तो नहीं से इसमें सिनेरियो कि वो जैसे जैसे सर वो करंट वोल्टेज ज्यादा हो रही है ना सर, तो वो हाँ अलार्म की वोल्ट, साउंड तेज अलार्म वोल्ट, की वॉल्यूम तेज होता जाए। नहीं नहीं, इसकी सर वजह ये नहीं। इसकी वजह ये है कि हम एक्चुअली कैपेसिटर जो है वो बिल्ड होता है जीरो से लेकर मैक्सिमम तक किसी टाइम में। तो ये बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह आपके घर का दरवाजा है और आप ये चाहते हैं कि किसी ने दरवाजा अगर खोला है, तो अगर वो लेट्स सपोज 1 मिनट उसके जो ड्यूरेशन है कैपेसिटर के चार्ज होने का, तो जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज ना हो जाए तो 1 मिनट तक वो दरवाजा बेशक खुला रहे, कोई अलार्म नहीं बजना चाहिए। जिस तरह घर के मेंबर हैं तो आपको पता है कि मेरे घर के जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें अगर दरवाजा 1 मिनट से ज्यादा खुला रहेगा तो अलार्म बजेगा। तो आप घर के मेंबर हैं तो आप क्या करेंगे, दरवाजा खोल के एंटर होंगे और दरवाजा क्लोज कर देंगे ताकि अलार्म ना बजे। लेकिन अगर कोई भी थीफ आपके घर में आता है या कोई चोरी की नीयत से या किसी भी प्रॉब्लम या अननोन बंदा जो आपके घर में एंटर होता है, तो उसको तो नहीं पता कि ये दरवाजा अगर मैं 1 मिनट खुला खुला रखूंगा तो आप बेशक घर के किसी कोने में भी हो या सोए हुए हो या कुछ भी हो तो अलार्म ऑन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कोई बंदा, अननोन बंदा जो है वो एंटर हुआ है। तो ये एप्लीकेशन एक्चुअली आपको दिखाई गई है एक कैपेसिटर की, ये एग्जैक्टली यही काम करता है। हम कैपेसिटर का कुछ टाइम सेट करते हैं, आर और सी तो आपके हाथ में है ना, आप आर और सी ऐसा चूज करते हैं कि आपके पास वो स्पेसिफिक टाइम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 30 सेकंड आ जाए, तो कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज होगा, टाउ इज इक्वल टू आर सी अगर मैं निकालूं और 5 टाउ टाइम निकालूं तो 30 सेकंड में कैपेसिटर को लेट्स सपोज चार्ज होना चाहिए। और मैंने जो सर्किट की वोल्टेज उसको दी हुई है लेट्स सपोज 10 वोल्ट दी हुई है, और आपका अलार्म 10 वोल्ट पे ऑपरेट करना चाहिए। तो जैसे ही वो दरवाजा ओपन होगा और अगर वो 30 सेकंड तक ओपन रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्किट है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो 30 सेकंड में वो एग्जैक्ट चार्ज हो जाएगा। अलार्म ने 10 वोल्ट पे बजना है, जैसे ही 10 वोल्ट होंगे कैपेसिटर के अक्रॉस अलार्म को 10 वोल्ट मिल जाएंगे क्योंकि अलार्म उसके पैरेलल में कनेक्टेड है, और आपका जो बजर है या जो भी आपका स्पीकर है वो अलार्म देना शुरू कर देगा। ये इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, नीचे इसका क्वेश्चन है, मैं आपको ये बताता हूँ। ये इसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास ये कोई भी वोल्टेज सोर्स है, इनिशियली वो जीरो थी, वोल्टेज जीरो थी। जैसे ही फॉर एग्जांपल आपने डोर के साथ लगाया हुआ, आपने डोर ओपन किया, तो डोर ओपन होते ही उसका जो सेंसर है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट होते ही आपके पास वोल्टेज ई जो है वो सर्किट को सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। अब कितनी देर तक सप्लाई होती है, ये यहाँ से लेकर जीरो से लेकर ये जो सेकंड वाली वीसी की कर्व है इसको आप देखें, तो ये जीरो से लेकर मैक्सिमम तक ई वोल्ट्स तक आपको सप्लाई होती है। तो इसने सेंटर में थर्ड थ्रेश होल्ड रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये ई तक पहुंचने में 1 मिनट लेती है, और इसने थ्रेश होल्ड कितने पे रखा हुआ है,
30 सेकंड पे। तो जैसे ये थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा, आपका जो अलार्म है या बजर है वो बजना शुरू कर देगा। तो आप बेशक सोए हुए हों या रात का टाइम है या किसी भी कॉर्नर में है, आपको नहीं पता, कोई भी जो अननोन बंदा आपके घर में एंटर हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि कोई अननोन बंदा आपके घर पे एंटर हुआ है और उसको ये नहीं पता कि ये दरवाजा इतनी देर में बंद करना था। घर के बंदे हैं तो ऑब्वियसली उन सबको आपने बताया हुआ होगा या उन सबको पता होगा कि ये 30 सेकंड से पहले पहले डोर को वापस क्लोज करना है, अदरवाइज अलार्म ऑन होगा। ठीक है, तो आप इसके नीचे ये देखें, ये अलार्म का सर्किट है। अलार्म इनिशियली खामोश था, जैसे ही थ्रेशोल्ड अप्रोच हुआ है तो आपका अलार्म जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा और बस करना शुरू कर देगा, तो आपका अलार्म ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को। हाँ जी जी बोलो सर। वो पहले वाली सर वो लाइन बता दें कर्व की, पहले वाली लाइन। पहले वाली कौन सी? सर ये वाली? वाली। ये आपके पास इनिशियली जीरो है ना, जैसे डोर जब तक क्लोज है आपके पास ये जीरो है, यानी कि डोर क्लोज होने का मतलब ये है कि आपका सर्किट जो है वो ओपन है, उसका स्विच ओपन है। जैसे ही डोर ओपन होगा तो आपके पास स्विच ऑन हो जाएगा, तो ऑन होते ही सर्किट को ई वोल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ई वोल्ट आप, मैंने कहा हम फॉर एग्जाम्पल 10 वोल्ट रखते हैं, तो आपके पास ई कितना होगा, 10 वोल्ट सर्किट को सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही 10 वोल्ट सर्किट को मिलेगा तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली जीरो था, कुछ देर बाद कुछ और वैल्यू होगी, कुछ देर बाद और वैल्यू होगी, कुछ देर बाद और वैल्यू होगी। तकरीबन थ्रेशोल्ड हम कहते हैं, लेट्स सपोज 1 मिनट, अगर आर और सी जो हमने ऐसा चूज किया था कि 1 मिनट आना चाहिए 5 टॉ टाइम, तो हम थ्रेशोल्ड रखते हैं 30 सेकंड पे। तो 30 सेकंड पे आपके पास ये वोल्टेज जो है तकरीबन 1 टॉ या 30 सेकंड तक आपका कितना टॉ टाइम गुजर चुका होगा, उस टॉ के लिहाज से ये उतने परसेंट चार्ज हो चुका होगा। तो अगर मैं इसका रफली अंदाजा लगाऊं तो ये तकरीबन 50% चार्ज हो चुका होगा, यानी कि 5 वोल्ट पे आपका जो बीप या बजर जो है वो इसका थ्रेश होल्ड है। जैसे ही कैपेसिटर 5 वोल्ट को क्रॉस करेगा आपका बजर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बजर की लाइन आप देखें, थ्रेश होल्ड के एग्जैक्ट नीचे बजर आपका ऑन हो जाता है जब आपका थ्रेश होल्ड वैल्यू अप्रोच करती है। तो ये थ्रेश होल्ड वैल्यू आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये नीचे एग्जांपल एग्जैक्टली इसी से रिलेटेड है, अभी आपको समझ आ जाएगी ये एग्जांपल क्या है। एग्जांपल में क्या कह रहा है, द सर्किट ऑफ फिगर 11.32, ये एग्जैक्टली इसी फिगर की बात कर रहा है। ठीक है, ये 11.32 फिगर है, ये इसी फिगर की बात कर रहा है जो इसने ये सर्किट आपको दिया हुआ है। ये कहता है द सर्किट ऑफ फिगर 11.32 इज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम, ये किसी भी बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा है। व्हेन एन आर्म्ड डोर इज ओपन, आर्म डोर से मुराद ये जो आप हाथ से दरवाजा जिसको ओपन या क्लोज करते हैं। व्हेन एन आर्म्ड डोर इज ओपन you have a specified number of seconds to disarm the system before the alarm goes off। आपने क्या करना है, कहता है आप जब दरवाजे को ओपन करते हैं तो आपके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेकंड्स हैं जिसके दौरान आपने दरवाजे को वापस बंद करना है या सिस्टम को डिसआर्म करना है ताकि अलार्म ऑन ना हो। अगर उस ड्यूरेशन को या उन सेकंड्स को आप एक्सीड कर जाते हैं तो आपके पास सिस्टम का जो अलार्म है वो सिक्योरिटी सिस्टम का अलार्म वो ऑन हो जाएगा। तो ये आपको कह रहा है कि अगर आपके पास E20 वोल्ट हो और C40 माइक्रोफेरेड हो, द अलार्म इज एक्टिवेटेड व्हेन VC रीचेस 16 वोल्ट। कहता है E आपके पास 20 वोल्ट है, कैपेसिटर 40 माइक्रोफेरेड है, और अलार्म कब ऑन होगा, जब आपके पास कैपेसिटर जो है वो 16 वोल्ट को अप्रोच करेगा। कैपेसिटर का वोल्टेज VC रीचेस 16 वोल्ट, यानी कि 20 में से 16 वोल्ट जैसे ही कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएंगे तो आपका अलार्म ने 16 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाना है। एंड यू वांट अ डिले ऑफ एटलीस्ट 25 सेकेंड, और आप क्या चाहते हैं कि इसके लिए कितना टाइम लगना चाहिए, 25 सेकंड लगने चाहिए। यानी कि 25 सेकंड तक अगर दरवाजा ओपन रहे तो अलार्म ऑन नहीं होना चाहिए। जैसे ही 25 सेकंड अचीव हो जाएंगे तो आपका कैपेसिटर जो है वो 16 वोल्ट चार्ज हो चुका होगा और आपके पास अलार्म ऑन हो जाएगा। तो वो कहता है कि आप ये बता दें कि इस सिस्टम को बनाने के लिए आपको आर कितना चाहिए होगा, व्हाट वैल्यू ऑफ आर इज नीडेड। अगर मैं 25 सेकंड का डिले रखूं और कैपेसिटर के ऊपर 16 वोल्ट अप्रोच होने चाहिए जब अलार्म ऑन हो, कैपेसिटर की वैल्यू उसने खुद बता दी है कि 40 माइक्रोफेरेड है, आर रह गया। वो कहता है कि आप ये बता दें कि आर कितना होना चाहिए उसके लिए। अगर मैं ये सिस्टम बना लूं, वो ये एक्चुअली आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास एक सर्किट है RC सर्किट, आपका कैपेसिटर C है और इसके क्रॉस आपका अलार्म कनेक्टेड है जो बज रहा है आपका। ठीक है, वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड है, और हम ये चाह रहे हैं कि आपके पास ये जो वोल्टेज सोर्स है वो भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। 20 वोल्ट का आपके पास वोल्टेज सोर्स है, C की वैल्यू उसने आपको बता दी है 40 माइक्रोफेरेड।
ठीक है। ई की वैल्यू उसने आपको बता दी है 20 वोल्ट, वोल्टेज सोर्स जो है वो आपके पास 20 वोल्ट है। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप ये बता दें कि 25 सेकंड का डिले होना चाहिए और आपके पास 16 वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस होने चाहिए अलार्म के लिए। तो आर की वैल्यू क्या होगी? हम कैसे निकाल सकते हैं आर की वैल्यू? सर यहाँ पर सर वो थ्योनियन थ्योरम लगा सकते हैं, सब चीजों को जीरो कर सकते हैं। थेवेनिन थ्योरम कैसे लगाओगे? आप आर को लोड बना के रिमूव कर दोगे तो आर की वैल्यू कहाँ से आएगी? आपने कैपेसिटर की वोल्टेज की इक्वेशन पढ़ी है ना, वीसी, ये वाली इक्वेशन कल हमने पढ़ी थी कि वीसी आपके पास बराबर है ई इंटू 1 माइनस ई रेज पावर माइनस टी ओवर टॉ, और टॉ इटसेल्फ किसके बराबर है? आर सी के। ठीक है, आपके पास जो टॉ होता है, टॉ हमने कल पढ़ा था, जो टाइम कांस्टेंट है, ये बराबर होता है आर इंटू सी के। तो सी की वैल्यू तो मुझे पता है, और मुझे उसने कैपेसिटर का टाइम भी दिया हुआ है कि कितना टाइम उसके लिए चाहिए, 25 सेकंड चाहिए। तो मैं आर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो मैं एक्चुअली स्मॉल टी मुझे पता है इस इक्वेशन में, ये जो e इंटू 1 माइनस सी रेस माइनस टी बाई टॉ, इसमें मुझे स्मॉल टी पता है 25 सेकंड, इसमें मुझे सी पता है 40 माइक्रोफेरेड, इसमें मुझे ई पता है 20 वोल्ट। तो मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यस सर। इस इक्वेशन में सारे वेरिएबल आपको पता है सिवाय आर के। तो हमें वोल्टेज भी उसने बताई हुई है, कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होना चाहिए, 16 वोल्ट होना चाहिए। उस वक्त टाइम कितना होना चाहिए, 25 सेकंड होना चाहिए। उस वक्त सी की वैल्यू क्या है, 40 माइक्रोफेरेड, और ई की वैल्यू क्या है, 20 वोल्ट। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, आर चाहिए, और इस इक्वेशन में सिर्फ आर ही अननोन है, तो हम इस आर को निकालना चाहते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो आप इस इक्वेशन को देखें, ये बनती है ई रेस फोर माइनस टी ओवर टॉ, ये ई रेस फोर माइनस टी ओवर आर सी इज इक्वल टू ई माइनस वी सी ओवर ई। ये इसने कैसे निकाला है, इसने ई को उस तरफ शिफ्ट किया है। इस इक्वेशन को अगर आप देखें, ई को इधर शिफ्ट करता है तो वी सी डिवाइडेड बाई ई आ जाएगा। तो आपके पास बाकी क्या बच जाएगा, 1 माइनस सी रेस पावर माइनस टी बाई टॉ। तो आप 1 को भी उस तरफ शिफ्ट कर दें तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, वी सी ओवर ई माइनस 1, और इस तरफ आपके पास +1 सॉरी, और इस तरफ आपके पास आ जाएगा माइनस ई रेस पावर माइनस टी ओवर टॉ। तो माइनस को जब आप उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वी सी ओवर ई। तो जब आप ई का एलसीएम लेंगे तो ई माइनस वी सी ओवर ई, ये आपके पास राइट हैंड साइड बन जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी ई रेस पावर माइनस टी ओवर आर सी। ठीक है ये बात। इस इक्वेशन को, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, वी सी ओवर ई को मैंने इस तरफ डिवाइड कर दिया, उस तरफ आपके पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है, तो मैं ई रेस पावर माइनस टी बाई टॉ को इधर ले आऊँ या 1 को इस तरफ ले आऊँ तो ये माइनस रह जाएगा। तो मैं माइनस ई रेस पावर माइनस टी बाई टॉ को इस तरफ लेके आता हूँ, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई टॉ इज इक्वल टू 1 माइनस वी सी ओवर ई। ठीक है, ठीक है यहां तक। यस सर। ठीक हो गया, गुड। अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ, ई रेस टू माइनस टी बाई टॉ इज इक्वल टू 1 माइनस वी सी ओवर ई। तो इसने लिखा हुआ ई माइनस वी सी ओवर ई, तो आप ई को अगर एलसीएम ले लें तो ये इक्वेशन आपके पास एग्जैक्टली वही आ जाती है जो बुक वाले ने लिखी है, ई माइनस वी सी डिवाइडेड बाई ई। ठीक हो गया। अब आपने ई को खत्म करना है, स्मॉल ई को। ठीक है, स्मॉल ई कैसे खत्म हो सकता है, नेचुरल लॉग देखें।
हाँ जी, हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे, ठीक है, टेकिंग द नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड, क्योंकि हमने स्मॉल ई को खत्म करना है तो हमें आरसी चाहिए। तो अगर हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें तो लेफ्ट साइड आपके पास क्या बन जाएगी, माइनस टी ओवर आर सी, ठीक है, और राइट साइड आपकी क्या बन जाएगी, एल एन ऑफ या नेचुरल लॉग ऑफ ई माइनस वी सी ओवर ई, ठीक है। अब आप टी की वैल्यू पुट कर दें, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी थी 25 सेकेंड, वीसी की वैल्यू आप पुट कर दें, वीसी की वैल्यू आपको पता है 16 वोल्ट है, ठीक है। ई की वैल्यू आप पुट कर दें, कैपिटल ई आपको पता है 20 वोल्ट्स हैं, वो आपने पुट कर दिया। जो अननोन आपके पास बच जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आर है। सी की स्मॉल जो कैपिटल सी है कैपेसिटर, उसकी वैल्यू भी आपको पता है 40 माइक्रोफेरेड। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, माइनस टी ओवर आर सी आपके पास बराबर आ जाएगा एल एन ऑफ 20, कैपिटल ई की वैल्यू 20 है, माइनस वी सी जिसकी वैल्यू 16 है, डिवाइडेड बाई कैपिटल ई अगेन 20। तो ये आपके पास, इसको सॉल्व करें तो ये एल एन ऑफ 0.2 बनता है। तो माइनस टी ओवर आर सी आपके पास इक्वल आ जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ 0.2 आप ले लें तो माइनस 1.6094 आता है ये, ठीक है। तो माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी ओवर आर सी, स्मॉल टी ओवर आर सी इज इक्वल टू 1.6। अब आप स्मॉल टी की वैल्यू पुट कर दें, सी की वैल्यू पुट कर दें और आर की वैल्यू आप निकाल लें। जब आप आर की वैल्यू इसमें से निकालेंगे तो आपके पास आर बनता है टी डिवाइडेड बाय 1.609 सी। टी आपके पास 25 सेकंड है, 1.6094 आपके पास वैल्यू आई थी नेचुरल लॉग से, 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर की वैल्यू है तो आप पुट कर देंगे 14 × 10⁻⁶। आप इसको सॉल्व कर लें तो जो रेजिस्टर चाहिए होगा इस सर्किट के लिए उसकी वैल्यू है 388 किलो ओम, ठीक है। तो वो कहता है स्टैंडर्ड वैल्यू आप चूज करें 388 किलो ओम। थ्योरेटिकली आपके पास आई है, प्रैक्टिकली आपको 388 किलो ओम का रेजिस्टर मिलता नहीं है, 390 किलो ओम का रेजिस्टर जो है वो प्रैक्टिकली अवेलेबल है। तो वो कहता है चूज द नेक्स्ट हायर स्टैंडर्ड वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू मार्केट में अवेलेबल हो। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है उसके करीब 388 के जो मार्केट में अवेलेबल है वो है 390 के। तो आपके पास जो रेजिस्टर चाहिए होगा इस सर्किट के लिए, अब आप आर की वैल्यू लिख सकते हैं। क्या आपके पास इस सर्किट में अगर जो रेजिस्टर आपको चाहिए उसकी वैल्यू क्या है 388 किलो थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकली आप इसकी जो भी नियरेस्ट वैल्यू अवेलेबल है स्टैंडर्ड वैल्यू मार्केट में वो आप यूज करेंगे। तो ये आपके पास एक आरसी सर्किट की टाइमिंग एप्लीकेशन है। तो आपको अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें आपको ये कहा गया हो कि ये कोई सिक्योरिटी सिस्टम आप बिल्ड करना चाहते हैं जिसके अंदर कैपेसिटर की वैल्यू ये है, उसका जो थ्रेशोल्ड टाइम है जिस पे अलार्म ऑन होना चाहिए, फॉर एग्जांपल वो 30 सेकंड है, 20 सेकंड है, और आपके पास जो वोल्टेज सोर्स है वो 50 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, आप आर की वैल्यू बता दें। या दूसरे लफ्जों में आपको ये भी किया जा सकता है कि आपको वोल्टेज और आर बता दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि आप सूटेबल कैपेसिटर की वैल्यू चूज कर लें, तो आप कैपेसिटर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सोल्यूशन सारे का सारा यही होगा। एट दी एंड यहाँ पर उसने आके टी और सी पुट किया था इक्वेशन में, आपको अगर कैपेसिटर पूछा गया है तो आप टी और आर पुट करेंगे और सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक हो गया? यस सर। सर ये अलार्म वॉशिंग मशीन में भी लगा होता है ना? नहीं, जो आपके पास वॉशिंग मशीन वगैरह उसमें ये अलार्म नहीं होता, ये यूजुअली सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर होता है। जिस तरह आपका वो है ना, फॉर एग्जांपल कार का डोर है, आप ओपन करते हैं और आप ऑब्वियसली बैठते ही डोर को क्लोज कर लेते हैं। तो अगर कार के डोर में लेट्स सपोज अगर ये अलार्म लगा हुआ है 10 सेकंड का, तो जब आप खुद बैठे हैं तो आप ऑब्वियसली ओपन करेंगे और बैठ के उसको बंद करेंगे इससे पहले कि अलार्म या कार जो है वो बीप करना शुरू कर दे। तो कोई स्ट्रेंजर होगा जो आपकी कार लेट्स सपोज खोल रहा है, तो वो चोर भी होगा तो दरवाजा खोल के नीचे वायर साइज ढूंढने में, कनेक्ट करने में उसको 10 सेकंड लग ही जाते हैं। तो आपकी अलार्म जो है कार जो है उसका अलार्म ऑन हो जाएगा, बीप करने लग जाएगा। तो आप बेशक अपने घर में आपको पता चल जाएगा कि मेरे पोर्च में कोई गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या उसको कोई शीशा वगैरह तोड़ने की कोशिश कर रहा है या कुछ। ठीक है, इसके मल्टीपल एप्लीकेशन है, सिर्फ यही एप्लीकेशन नहीं है कि आपके पास ये होना चाहिए, अलार्म ही होना चाहिए। आप कोई भी इसके साथ मोटर चला सकते हैं, जो मोटर लेट्स सपोज 25 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। तो आप स्विच ऑन करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो फौरन से वो ना बने, जिसको आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो आपके वो होता है ना, लाइट पे इफेक्ट पड़ता है या लोड अचानक से ज़्यादा होता है।
तो आप ये सिस्टम उधर भी लगा सकते हैं कि आपके पास ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता से बिल्ड होनी चाहिए कि वोल्टेज आपका डायरेक्ट मोटर को ना मिले, जितना वोल्टेज आपको चाहिए लेट्स सपोज 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद वोल्टेज उसको इतना सप्लाई हो। तो आपके पास ये एप्लीकेशन मल्टीपल पर्पजेज के लिए यूज़ हो सकती है। तो आप इस जो अभी एग्जांपल है, इस एग्जांपल में ये सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पर यूज़ की गई। तो सिक्योरिटी सिस्टम आपके घर का डोर भी हो सकता है, कार का डोर भी हो सकता है, या कोई भी अलार्म सिस्टम हो सकता है। इससे आगे वाला ये जो ये आपने नहीं करना, आपका लास्ट टॉपिक यही था, ठीक है। इस चैप्टर में, चैप्टर 11 में आगे इसके पल्स रिस्पांस वगैरह ये हम इंशाल्लाह जब एसी एनालिसिस शुरू करेंगे तो उस वक्त हम इसको साथ कवर करेंगे। 11.15 तक ये आपका जो है फाइनल वो है जो चैप्टर 10 का कोर्स है। चैप्टर 10 है, चैप्टर 11, ठीक है। चैप्टर 11 है ये 11.15 तक। और ये इसकी एक उसने एग्जांपल दी हुई है इसी तरह की, ये वाला जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। सपोज यू वांट टू इंक्रीज द डिसआर्म टाइम फॉर एग्जांपल 11.15 टू एटलीस्ट 35 सेकंड। आप 25 से 35 सेकंड तक इंक्रीज करना चाहते हैं, तो तब आर की वैल्यू क्या होगी, तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इफ एग्जांपल 11.15 थ्रेशोल्ड वोल्टेज 15 वोल्ट, 16 के बजाय अगर 15 वोल्ट हो और रजिस्टर की वैल्यू सपोज 1 मेक ओम हो, व्हाट इज द डिसआर्म टाइम, और आपसे उसने पूछा है कि आप टाइम बता दें, डिसआर्म टाइम क्या होगा। ये मल्टीपल चीज़ें आपसे इस इक्वेशन में से पूछी जा सकती हैं। वोल्टेज और आर दे के वो आपसे कैपेसिटर की वैल्यू पूछ सकता है, कैपेसिटर और वोल्टेज दे के आपसे वो रजिस्टर की वैल्यू पूछ सकता है, या कैपेसिटर रजिस्टर दे के वो आपसे टाइम पूछ सकता है। वो इस इक्वेशन में से कोई भी वेरिएबल आपसे पूछ सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ये प्रैक्टिस जो प्रॉब्लम है 4.6 ये मैं आपकी असाइनमेंट में भी इंक्लूड करूँगा, इसको खुद प्रैक्टिस करना है लाजमी। ठीक हो गया। ये हमारा चैप्टर जो था कैपेसिटर वाला ये यहाँ पर क्लोज होता है। अब जो नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपके पास इंडक्टर का। ये फेराडेज लॉ वगैरह हैं, ये सारे आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इस बुक में दोबारा दिए हुए हैं, इससे आपको जी सर ये सारा सिलेबस आएगा सेशन 2 में? जी ये सारा सिलेबस आएगा सेशन 2 में? हाँ जी। सर सेशन 1 में तो इतना सिलेबस नहीं था। सेक्शन 1 में भी आपका जो सिलेबस था वो सिर्फ आर था, अब आपके साथ आर के साथ सी भी आ गया। पोजीशन है, थेवेनिन है, नॉर्टन है, उसके बाद ये कैपेसिटर है, और अब इंडक्टर आप इंशाल्लाह करेंगे, इंडक्टर भी आएगा। तो उसके बाद ये वाला सेक्शन 2 तक आएगा, और जो हम एसी एनालिसिस करेंगे वो इंशाल्लाह आपके फाइनल लेक्चर है। तो अभी तक तो हम सिर्फ डीसी एनालिसिस ही कर, हम एसी तक अभी तक नहीं किए। तो अभी सर कौन सा टॉपिक रहेगा सेशन 2 तक? अभी हम जो कर रहे हैं वो है आपके पास इंडक्टर का टॉपिक, यस, ठीक है। आपके पास जो इंडक्टर है उसका वोल्टेज और करंट वगैरह जिस तरह भी हमने कैपेसिटर का पढ़ा है, मैं इसका कंपैरिजन आपको बता देता हूँ तो ये आपको आइडिया हो जाएगी। एक इस तरह की एग्जांपल हम करें कल उसमें इंडक्टर के केस में। मैं इसको आप जी सेशन 2 कब तक एक्सपेक्टेड है? ये 28 से मेरे ख्याल से आप वापस जब ज्वाइन करेंगे तो तब होगा। मतलब ज्वाइन ईद के बाद ही होगा सेशन 2? जी सर ईद के बाद ही कंटिन्यू होगा सेशन 2 मेरे ख्याल में, या नहीं, पहले ही? ईद से पहले हो जाएगा। तो बहुत सारे टीचर कह रहे थे ईद के बाद होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता ईद के बाद होगा। अभी तक मैं कोई इस तरह का वो नहीं आया, लेकिन ये ईद के बाद हो नहीं सकता क्योंकि ईद के बाद बहुत कम टाइम है, आपने फाइनल रिजल्ट भी देना है, तो ये ईद से पहले ही हो जाएगा। टाइम इतना जल्दी पता नहीं चल रहा कि अभी फाइनल देने लगे दोबारा। क्या होगा फाइनल में? सर ये कह रहा हूँ कि अभी सर ऐसा लग रहा है कि कुछ महीने 1-2 दिन पहले हम लोग, मतलब कि कुछ दिन पहले हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल दे रहे थे और अभी एकदम से सेकंड सेमेस्टर का फाइनल दे रहे हैं। टाइम का पता ही नहीं चला सर। सेमेस्टर सिस्टम में इस तरह ही होता है। सेमेस्टर सिस्टम में टाइम पता नहीं चलता क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में आपके पास टोटल 16 वीक्स होते हैं। 3 वीक तो आपके एग्जाम में चले जाते हैं, 2 सेशन में। 16 वीक का मतलब है 4 महीने। 4 मंथ्स के अंदर आपके 6 क्विजेस भी हैं, 3 असाइनमेंट्स भी देनी है, और आप 5-6 सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, तो टाइम तो पता ही नहीं चलता कैसे आता और जाता। सेमेस्टर सिस्टम आपको गुजरते हुए पता ही नहीं चलता।
अच्छा, हम ये जब रिजल्ट आता है सारा टाइम पता चल जाता है। इंडक्टर को हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लूँ। अगर आप कैपेसिटर और इंडक्टर को देखें तो कल हमने कैपेसिटर की इक्वेशंस पढ़ी थी और कैपेसिटर का वोल्टेज आपने देखा था। कैपेसिटर का वोल्टेज अगर आप देखें तो कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो 0 से बिल्ड होता है और मैक्सिमम तक जाता है इन 5 टॉ टाइम। ठीक है, वीसी की अगर कर्व देखें आप, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और अगर आप कैपेसिटर के करंट की इक्वेशन देखें या उसका ग्राफ देखें तो कैपेसिटर के करंट का ग्राफ आपके पास क्या था, मैक्सिमम से वो स्टार्ट होता है और 5 टॉ टाइम के अंदर वो दोबारा से 0 हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है जी। सर ये फार्मूलाज वगैरह उनके सेम होंगे इंडक्टर और चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर वाले? नहीं नहीं, इंडक्टर के चेंज है इसलिए तो आपको बता रहा हूँ पहले। अगर आप वीसी ओके को सर। देखें कैपेसिटर का देखें, ठीक है, ये कैपेसिटर का मेन लेफ्ट साइड पे ये कैपेसिटर का वोल्टेज है वीसी और ये कैपेसिटर का करंट है, उसका बिहेवियर है 0 से 5 टॉ टाइम तक। हमने ये पढ़ा था ये कम्प्लीटली 5 टॉ टाइम में चार्ज होगा और 5 टॉ टाइम में ही डिस्चार्ज होगा। ये कैपेसिटर का वोल्टेज का बिहेवियर है 0 से 5 टॉ टाइम तक। ठीक है, 5 टॉ टाइम के बाद हमने ये कहा था कि सपोज अगर मैं कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता हूँ, जब आप कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे तो आपके पास जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो जितना बिल्ड हो गया था 5 टॉ टाइम में, उसी से वो दोबारा से डिक्रीज करना शुरू करेगा और अगले 5 टॉ टाइम में वो डिक्रीज हो जाएगा अगर मैं उसको डिस्चार्जिंग पे लगा देता हूँ। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसको हम चार्जिंग पोजीशन कहते हैं, मैं इसको CH से डिनोट करता हूँ, और जो सेकंड पोजीशन है और मैं इसको DCH से नोट करता हूँ, डिस्चार्जिंग पोजीशन। जब तक आप चार्जिंग पोजीशन पे होंगे तो कैपेसिटर 0 से लेकर 5 टॉ टाइम तक चार्ज होता रहेगा यहाँ तक। ठीक है, जैसे ही 5 टॉ टाइम पूरा होगा आप स्विच को डिस्चार्जिंग पोजीशन पे ले जाएं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसके अगर कंपैरिजन में आप इंडक्टर को देखें, आपके ख्याल में इंडक्टर क्या कर रहा होगा? सर इसका ऑपोजिट होगा शायद। एग्जैक्टली अपोजिट होगा। कैसे एग्जैक्टली अपोजिट होगा? मैं उसका वोल्टेज का कर्व क्या बनाऊं आपके ख्याल में, अगर मैं इंडक्टर का बनाऊं इसका सर वो सर ये राइज हो रहा है। क्या था सर जिस तरह आपने सर यहाँ पर वोल्टेज का बनाया सर, स्टार्टिंग से वो बिल्ट होना स्टार्ट होता है, मगर सर इसके केस में शायद उल्टा होगा। जो कैपेसिटर का करंट है ना, ये जो कैपेसिटर के करंट का बिहेवियर है ये इंडक्टर के वोल्टेज का बिहेवियर होता है। यस सर। इंडक्टर का वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और 5 टॉ टाइम में वो डिक्रीज होके 0 को अप्रोच करेगा। और जो कैपेसिटर के करंट का वोल्टेज का बिहेवियर है वो आपका इंडक्टर जो है उसके करंट का बिहेवियर होता है। ठीक है, कैपेसिटर का जो करंट है सॉरी वोल्टेज है वो इंडक्टर के केस में इसका बिहेवियर होता है, इसके जो इंडक्टर का करंट है उसके करंट का बिहेवियर होता है। ठीक है, इसलिए कैपेसिटर को डुअल ऑफ इंडक्टर भी कहते हैं या इंडक्टर एज अ डुअल ऑफ कैपेसिटर भी कहते हैं। जो कैपेसिटर का वोल्टेज है अगर आप उसका बिहेवियर चेक करें 0 से 5 टॉ तक तो ये इंडक्टर के करंट का बिहेवियर होगा, और अगर आप करंट को चेक करें तो वो कैपेसिटर के उसका वोल्टेज का बिहेवियर होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ डायग्राम जो कैपेसिटर की है। सॉरी, कैपेसिटर का वोल्टेज ये देखिए, आप देखें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है, अगर आपके पास जिस तरह लास्ट केस में RC सर्किट था, अब आपके पास RL सर्किट है। एक रजिस्टर में R है और एक रजिस्टर के अंदर L लगा हुआ है इंडक्टर। इंडक्टर हमेशा हेनरीज में मेजर होता है, इसका यूनिट याद रखना। ठीक है, जब आप वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करेंगे तो आपके पास जो इंडक्टर है उसके ऊपर जो इनिशियल फर्स्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम कितनी होगी जितनी आप सप्लाई देंगे। E वोल्ट की आपने सप्लाई दी है तो आप इंडक्टर का वोल्टेज देखें वो E से स्टार्ट होगा।
ठीक है, और वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा और 5 टॉ टाइम के अंदर वो 0 हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज का ट्रांजिएंट है आपके पास इंडक्टर के केस में, अगर आप इसको देखें तो ये एग्जैक्टली किसका बिहेवियर है, ये अगर आप इसको मैच करें तो ये कैपेसिटर के करंट का बिहेवियर है, आईसी का। आईसी इस तरह से आपके पास था, लेकिन उस केस में आपके पास वीएल की जगह आईसी आपने लिखा होता था, और यहाँ पर जो ई था, इस ई की जगह ई ओवर आर था, ठीक है। तो आप अब इसको देखें जरा, तो जो आपके पास इंडक्टर है तो इनिशियली फिर ये क्या बिहेव कर रहा है? सर ये वोल्टेज सोर्स बिहेव कर रहा है, लेकिन मेन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर की हमने बात की थी कि कैपेसिटर इनिशियली फर्स्ट इंस्टेंट पे क्या बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट। तो इंडक्टर क्या कर रहा है फिर? सर ये भी शॉर्ट सर्किट ही करेगा। नो सर, वो ओपन सर्किट बिहेव करता है, ओपन सर्किट करेगा। मैक्सिमम वोल्टेज है ना। मैक्सिमम वोल्टेज कब आएगी? जब यहाँ पर आपके पास किसी किस्म का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आर के क्रॉस भी ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ पर कितना होगा, आई 0 होगा। आई 0 होगा तो आर का ड्रॉप 0 हो जाएगा। तो जो आपके पास इन टर्मिनल्स पे वोल्टेज है, वो वोल्टेज इस टर्मिनल पे तभी अपेयर होगी जब ये ओपन सर्किट बिहेव कर रहा होगा। तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर, या हम कहते हैं मोमेंटेरली, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे तो इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट बिहेव करता है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होता है। सर ये एक बार फिर बता दें। मैंने आपको ये कहा कि जब आप ई को जैसे ही कनेक्ट करेंगे या ये वाला स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया या स्विच को क्लोज किया, तो जो फर्स्ट इंस्टेंट होगा उसके ऊपर, इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज कितना है, ई वोल्ट्स। ये ई वोल्ट्स तभी आ सकते हैं जब रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप 0 हो। तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कब 0 होगा? जब उसका करंट 0 होगा। तो हम कहते हैं कि इनिशियली ये आपके पास क्या कर रहा है, करंट इसका 0 है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है। तो करंट 0 किस केस में होता है? उस केस में होता है जब आपके पास सर्किट ओपन हो। सर्किट ओपन हो तो सर्किट के अंदर करंट 0 फ्लो करता है। तो आप VL को ओपन कंसिडर करते हैं फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर, जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे। तो स्विच क्लोज करते ही जो आपको वोल्टेज मिलेगा इंडक्टर के अक्रॉस, वो ई वोल्ट के इक्वल मिलेगा। तो ये जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर को हम कहते हैं कि ये ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। ओपन सर्किट बिहेव करने की वजह से आपके पास इनिशियली या फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर करंट जो है वो 0 एम्पेयर होगी। तो t = 0 पॉजिटिव सेकंड, जिसको हम कहते हैं कि जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो फर्स्ट मोमेंट जो होगा, फर्स्ट मोमेंट के ऊपर आपके पास इंडक्टर ओपन सर्किट बिहेव करेगा और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होगा, और उस वक्त करंट के सर्किट के अंदर करंट क्या होगा, 0 होगा। कैपेसिटर इसका उलट था। कैपेसिटर क्या था, जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर कैपेसिटर क्या करता है, शॉर्ट बिहेव करता है, उसका वोल्टेज 0 होता है और उस वक्त सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम होता है। एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, मैं आपको ड्रॉ करके शो कर देता हूँ। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो जो आपके पास कैपेसिटर है फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर, जैसे ही आप उसको ई के साथ लगाते हो तो स्विच क्लोज करते ही जो पहली वैल्यू कैपेसिटर के ऊपर आती है, हमने पढ़ा था वो कितनी आती है, ई वोल्ट्स, 0 वोल्ट कैपेसिटर के ऊपर। ओके ओके सर, ठीक है। कैपेसिटर की केस में ये वैल्यू क्या आती है, 0 वोल्ट आती है। तो 0 वोल्ट किसकी प्रॉपर्टी है, शॉर्ट सर्किट की प्रॉपर्टी है। इनिशियली ये क्या बिहेव करता है, शॉर्ट बिहेव कर रहा होता है। चलो फिर कोई तो शॉर्ट सर्किट की प्रॉपर्टी क्या है कि वोल्टेज इसका 0 होगा और करंट इसका मैक्सिमम होगा। ये कैपेसिटर का बिहेवियर है जैसे ही आप स्विच को ओपन करेंगे। तो जैसे ही स्विच आपके पास क्लोज हुआ तो आपके पास कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट, और करंट अगर मैं देखूं तो करंट उस वक्त सर्किट के अंदर कितना होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कितना करंट है आपके पास जो सर्किट के अंदर हो सकता है, वो E/R है, जो भी आपका वोल्टेज सोर्स होगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसके कंपैरिजन में अगर मैं इंडक्टर को देखूं, जब आप इंडक्टर को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हो तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर ये आपके पास R है और आपने सर्किट में इंडक्टर को कनेक्ट किया। इंडक्टर कॉइल की तरह होता है, ठीक है। मैं इधर सीधी कॉइल बना नहीं सकता सर इसका जैसे यूनिट ये क्या था, क्या चीज, इंडक्टर का सर यूनिट? हेनरी। हाँ यस सर, इंडक्टर हेनरीज में मेजर होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर
आपके पास जो इंडक्टर है, इंडक्टर के क्रॉस कितने वोल्ट्स आएंगे? ई वोल्ट्स। ई वोल्ट्स आएंगे। अगर आपकी सप्लाई ई वोल्ट है, लेट्स सपोज 10 वोल्ट है, जितनी भी है, तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज अपेयर होगा वो भी ई होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आपके पास वोल्टेज है, तो मैक्सिमम वोल्टेज किस वक्त आ सकता है? जब आपके पास सर्किट के अंदर कोई और ड्रॉप ना हो। तो इसका मतलब है कि रजिस्टर का ड्रॉप उस वक्त कितना होगा? 0 वोल्ट। तभी ई वोल्ट सप्लाई हुआ, तो ई वोल्ट आपके लोड पे आ गया। अगर मैं इंडक्टर को लोड कंसिडर करूं, तो आपने जितना सप्लाई किया उतना ही लोड के ऊपर अपेयर हो रहा है या इंडक्टर के ऊपर अपेयर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सर्किट के अंदर बाकी ड्रॉप्स 0 हैं। बाकी ड्रॉप किस वक्त 0 हो सकते हैं? जब सर्किट के अंदर करंट 0 हो। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे, फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पर जो करंट होगा आई, वो 0 होगा। तो करंट 0 है यहाँ पर, तो 0 करंट किसकी प्रॉपर्टी है? ओपन सर्किट की प्रॉपर्टी है। इसलिए हम कहते हैं कि इनिशियली जो आपके पास इंडक्टर है ये ओपन बिहेव करता है, ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट होता है। ठीक है सर, ये अगर हम लोग स्विच ऑफ करेंगे तो करंट 0 कैसे हो सकता है? करंट 0 तो तब होता है ना जब ओपन हो सर्किट। तो एग्जैक्टली मैं यही आपको बता रहा हूँ ना कि ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर आपको जो वैल्यू देता है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये क्यों ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है? एक्चुअली इसकी इंडक्शन होती है और ये करंट को ओपोज करता है। तो पहले इंस्टेंट के ऊपर, पहले मोमेंट के ऊपर ये अपने अंदर, जिस तरह आप इनर्शिया होता है ना बॉडी का, इनर्शिया आपको चेंज को ओपोज करता है। यही प्रॉपर्टी इंडक्टर की है कि इंडक्टर अपने अंदर चेंज को ओपोज करता है, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज को इजीली बिल्ड नहीं होने देता। तो जैसे ही आप फर्स्ट इंस्टेंट पे देखते हैं तो ये अपने फुल फोर्स के साथ इसको ओपोज कर रहा होता है करंट को, तो ये किसी भी किस्म का करंट पास नहीं होने देता फर्स्ट मोमेंट के ऊपर। 5 टॉ टाइम के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह कैपेसिटर का वोल्टेज बिल्ड हुआ था, इस तरह इंडक्टर का वोल्टेज डिक्रीज होता है। तो इंडक्टर जैसे जैसे आपके पास वोल्टेज कम करता जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसकी इंड्यूस वोल्टेज जो है वो कम होती जाती है और इसकी जो करंट है वो इसमें से पास होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर इंड्यूस जो आपके पास जो इसकी इंडक्शन होती है इंडक्टर के थ्रू, तो वो इतनी स्ट्रांग होती है, या उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो किसी भी करंट को पास नहीं होने देता। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इनिशियली आपके पास सर्किट के अंदर करंट को 0 शो करता है। ये एक्चुअली फ्राइडेज का लॉ है, ये मैं आपको इस स्लाइड में है। ऑपोजिट होगा, लाइक जब हम लोग स्विच मतलब ओपन करेंगे तो हमारे पास जो करंट है वो मैक्सिमम फ्लो करेगा और जो नहीं वोल्टेज है वो 0 हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। आपके पास करंट फ्लो करेगा स्विच क्लोज करके ही। ओपन स्विच पे तो करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको आप बाद में पढ़िएगा। मैंने कहा ये आप खुद इसको रीड कर लें, ये मैंने इसके ऊपर दिया हुआ है। सर्किट के अंदर जो आपके पास इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस, इससे भी पहले बल्कि ये होता है। Self inductance, usually just called the inductance, is the circuit property that is due entirely to the magnetic field created by the current in the circuit. The effect of the inductance has on the circuit operation is to oppose any change in the current. जो इसका इंडक्टेंस का इफेक्ट है या मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट जो होता है, इसका इफेक्ट सर्किट के ऊपर क्या होता है? ये किसी भी किस्म के करंट के चेंज को अपोज करता है। तो इनिशियली जैसे ही आप वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो इसकी अपोजिशन इतनी स्ट्रांग होती है कि ये अपने थ्रू किसी करंट को पास नहीं होने देता। तो हम ये कहते हैं कि करंट पास नहीं हो रहा, तो सर्किट के अंदर करंट 0 है। तो 0 करंट एक्चुअली किस चीज की प्रॉपर्टी है? ओपन सर्किट की प्रॉपर्टी है। तो कौन है जो करंट नहीं पास होने दे रहा? इंडक्टर करंट नहीं पास होने दे रहा। तो इंडक्टर एक्चुअली ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। ठीक है, Thus, in a sense, inductance can be linked to inertia in the mechanical system. कहता है इंडक्टेंस को आप बिल्कुल इनर्शिया की तरह समझें, क्योंकि इनर्शिया चेंज को अपोज करता है। A circuit element built to possess the inductance is called the inductor. सर्किट का कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा हो, उसको हम, जिसके अंदर इंडक्टेंस बिल्ड हो रही है, उसको हम इंडक्टर कहते हैं। In its simplest form, an inductor is simply a coil. ये एक सिंपल सी कॉइल होती है, कॉइल ऑफ वायर। आपके पास ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये उसने एक्चुअल में आपको बना के शो किया है कि आप किसी भी वायर को इस तरह से राउंड को घुमा दें, या पेन के ऊपर आप उसको राउंड राउंड घुमा दें, उसका स्प्रिंग टाइप बना दें, तो वो इंडक्टर बन जाता है। आइडियली इंडक्टर हैव ओनली इंडक्टेंस, हाउएवर सिंस दे आर मेड ऑफ वायर, a practical inductor also have some resistance.
कहता है आइडियली तो इंडक्टर जो है उसकी इंडक्टेंस ये होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये वायर से मिलकर बनता है, तो लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस भी होती है। ठीक है, तो ये किसी भी किस्म की चेंज को अपने अंदर अपोज करता है। तो इनिशियली इसकी अपोजिशन इतनी स्ट्रांग होती है ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड कि ये आपके करंट को अपने थ्रू पास नहीं करने देता। तो हम ये कहते हैं कि ये जो सर्किट के अंदर करंट है वो जीरो है। और किसकी वजह से जीरो है? इंडक्टर की वजह से जीरो है। तो इंडक्टर की वजह से करंट जीरो होने की वजह से हम कहते हैं कि इंडक्टर ओपन सर्किट बिहेव करता है। ठीक है, सर ये आगे इसकी इसके दोनों केस में जो है वो करंट फ्लो नहीं करता, दोनों केस ऑन मतलब भी स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो तो? नहीं, ऑन होने पे करेगा ना इनिशियली, फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर मैंने कहा है नहीं करता। कैपेसिटर आपके पास फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर 0 वोल्ट देता है, 5 टॉ के बाद वो पूरी वोल्टेज देता है कि नहीं? यस सर। तो इंडक्टर भी एग्जैक्टली यही करता है, फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर ये आपको जो करंट है वो 0 देता है, 5 टॉ के बाद ये आपको मैक्सिमम करंट देगा। कैपेसिटर का उलट है, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज फर्स्ट इंस्टेंट पे 0 होती है, 5 टॉ के बाद मैक्सिमम होती है। इंडक्टर के केस में फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर करंट 0 होता है, 5 टॉ के बाद वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, यस सर। ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। आप फैराडेज लॉ को पढ़ोगे तो ये सारी की सारी जो सेल्फ इंडक्शन है ये एक्चुअली किस वजह से होती है, ये आपको मैंने ऊपर एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फैराडेज लॉ आपने ये एफएससी में पढ़ा हुआ है, इसको दोबारा रिवाइज कर देना। लेंजेज लॉ भी है यहाँ पर कि आप जब भी इसके अंदर करंट होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, आप जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो मैं इसके क्वेश्चन करता हूँ, आपको ये चीज़ें क्वेश्चन से काफ़ी सारी क्लियर हो जाएंगी। तो फिर हम इसको लेके चलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की तरफ। सेल्फ इंडक्टेंस ये अच्छा, आप जो इंडक्टर है, इंडक्टर की वोल्टेज हमने कैपेसिटर की वोल्टेज भी पढ़ी थी। इंडक्टर की वोल्टेज का फार्मूला ये है VL इज इक्वल टू L इंटू DI/dt। और DI/dt जो है इसको हमने क्या कहा था पिछले केस में, dV/dt था, तो हमने इसको स्लोप कहा था। ये डिफरेंशियल है जो डेरिवेटिव है करंट का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ VL इंटू DI/dt को L इज इंटू डेल्टा I/डेल्टा t। कैपेसिटर के केस में हमने इसको वोल्टेज की तरह वोल्टेज के लिए पढ़ा था, डेल्टा V/डेल्टा t। तो यहाँ पर भी ये एक्चुअली स्लोप है L इंटू डेल्टा I/डेल्टा t। VL की ये इक्वेशन है। किसी भी वक्त अगर आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहें इंडक्टर के अक्रॉस तो L इंटू DI/dt से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये उसने यहाँ पर ग्राफिकली शो किया हुआ है। वोल्टेज करंट रेफरेंस कन्वेंशन, एज यूजुअल द प्लस साइन फॉर द वोल्टेज गोज एट द टेल ऑफ द करंट एरो। जहाँ भी आपके पास करंट का एरो का टेल होगा या जिस जगह पे करंट एक्चुअली इंटर हो रहा है वो प्लस है, जहाँ से लीड कर रहा है वो माइनस। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, ये तो पहले सिंपल सा है। इफ द करंट थ्रू 5 मिली हेनरी इंडक्टेंस चेंजेस एट द रेट ऑफ 1000 एम्पेयर पर सेकंड। रेट ऑफ चेंज उसने आपको दे दिया है डेल्टा V/डेल्टा t, यानी कि उसने बताया कि 1000 एम्पेयर पर सेकंड है आपका रेट ऑफ चेंज और 5 मिली हेनरी का इंडक्टर है। तो आपसे ये पूछा गया कि इंडक्टर की जो वोल्टेज इंड्यूस है वो कितनी होगी, इंड्यूस वोल्टेज जो है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, ये L इंटू DI/dt के बराबर है या L इंटू रेट ऑफ चेंज के बराबर है। तो आपके पास L की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ और इंडक्टर की जो करंट है रेट ऑफ चेंज वो है 1000 एम्पेयर पर सेकंड। आप इसको रिजॉल्व कर लें तो ये आपके पास आता है 5 वोल्ट्स। अगर आपके पास 1000 एम्पेयर पर सेकंड का चेंज हो, रेट ऑफ चेंज हो और 5 मिली हेनरी की वैल्यू, ये जो है आपके पास ये इंडक्टेंस जो आपके पास है इसकी डिफिनीशन है, इसको आप पढ़ लें। द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 1 हेनरी होगी इफ द वोल्टेज क्रिएटेड बाय इट्स चेंजिंग करंट। जो भी करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है इज 1 वोल्ट। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से जो इंड्यूस वोल्टेज है वो 1 वोल्ट हो तो उस वक्त आपके पास इंडक्टर की वैल्यू इंडक्टेंस जो होती है वो 1 हेनरी होती है। व्हेन इट्स करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकंड। अगर आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पेयर पर सेकंड है और उस वक्त इंड्यूस वोल्टेज 1 वोल्ट है तो आप कहेंगे कि वो जो इंडक्टर है उसकी जो इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को देखें। ये कल हमने एक एग्जाम्पल इसी तरह की एग्जैक्टली की थी कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर के केस में आपको वोल्टेज का कर्व गिवन था और आपको कहा था कि करंट बना दें क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज चेंज हो रहा होता है कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस आपके पास एक्चुअली करंट चेंज हो रहा है और वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। इनिशियली करंट 0 है और आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होता है। तो हम एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं।
उस केस में हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज फाइंड आउट किया था। फिगर 13.2 इज द करंट थ्रू अ 10 मिली हेनरी इंडक्टेंस। आपके पास 10 मिली हेनरी का इंडक्टेंस है। डिटरमिन द वोल्टेज VL एंड स्केच इट। आपने इंडक्टर का वोल्टेज फाइंड आउट करना है और उसको स्केच करना है। इंडक्टर के वोल्टेज का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, VL इज इक्वल टू, यहाँ पर भी उसने दिया हुआ एग्जाम्पल के अंदर, VL इज इक्वल टू L इंटू स्लोप ऑफ द इंटरवल। ठीक है, तो जो स्लोप ऑफ द इंटरवल है वो आपके पास क्या है, डेल्टा I बाई डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है एक्चुअली। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को देखें जो आपके पास करंट की डायग्राम है। जो फर्स्ट इंटरवल है वो आपके पास क्या है, 0 से 1 मिली सेकेंड तक। 0 से 1 मिली सेकेंड तक के दरमियान स्लोप क्या है आपके पास, सर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्लोप का अगर आप वो निकालें, स्लोप निकालें कांस्टेंट लाइन का, तो वो क्या होता है, 0। 0। ठीक है, 0 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप मैथमेटिक्स की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो हम स्लोप निकालते थे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, जो भी आपका y पे वेरिएबल है उसको आप माइनस कर दें फाइनल में से, और आप x के ऊपर जो आपका वेरिएबल आप उसको माइनस कर दें, तो आपके पास, तो आप यहाँ पर देखें y2 आपके पास क्या है, 0 ही है। y1 आपके पास क्या है, 0। 0 माइनस 0 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 आपके पास इस वक्त 1 है, माइनस 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 विच इज 0। तो फर्स्ट जो स्लोप है आपके पास फर्स्ट इंटरवल का 0 से 1 मिली सेकेंड तक जो आपका इंटरवल था, उसके अंदर स्लोप आपके पास क्या है, 0 है। तो जब स्लोप 0 है तो V इंटू VL इज इक्वल टू L इंटू स्लोप है। तो जब आप उसको हेनरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इंटरवल के अंदर वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप 0 है तो वोल्टेज भी फर्स्ट इंटरवल में 0 है। सेकंड इंटरवल आप देखें कहाँ से कहाँ तक है आपके पास, 1 से लेकर 2 मिली सेकेंड तक है। ठीक है, तो 1 से 2 मिली सेकेंड के दरमियान स्लोप क्या बनेगा, y2 सर 4 माइनस y1, 4 माइनस 4 y1 बनेगी सर टोटल। 4 बनेगा। 4 माइनस y1 है आपके पास, y2 माइनस y1, 4 माइनस y1 0 है, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 2 मिली सेकेंड माइनस 1 मिली सेकेंड, तो ये आपके पास आएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड को आप ऊपर ले जाएं तो 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास जो वोल्टेज बन जाएगा वो 4 इंटू 10⁻³ एम्पेयर पर सेकेंड बनेगा। ठीक है, जो आपके पास सॉरी स्लोप बनेगा। डेल्टा I बाई डेल्टा T है, जो डेल्टा I है वो आपके पास कितना बनेगा, 4 इंटू 10⁻³ एम्पेयर पर सेकेंड। अब आप वोल्टेज निकाल लें, वोल्टेज आपके पास किसके बराबर है, L इंटू डेल्टा I बाई डेल्टा T। L आपको गिवन था, डेल्टा I बाई डेल्टा T आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0.010 हेनरी मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10⁻³ एम्पेयर पर सेकेंड। सेकेंड इंटरवल जो है उसके अंदर आपके पास वोल्टेज आएगा 40 वोल्ट्स। सर ये 0 to 1 ms की क्या है? 0 से 1 मिली सेकेंड के अंदर स्लोप और वोल्टेज क्या है, और सर ये कैसे किस बेस पे आके कैलकुलेशन हो रही है, डेल्टा I बाई डेल्टा T, और ये 4, ये जो सेकंड में 1 ms 2 ms है, इसमें ये 4 एम्पियर कैसे आया है? आपने कल वाला लेक्चर मेरे ख्याल से अटेंड नहीं किया था ना। आपके पास जो वोल्टेज है क्लास हो रहा है उसका कर उबैद स्पीकर बंद करो। जो आपके पास स्लोप है ये स्लोप का फार्मूला है, और यही स्लोप जो है ये रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो एक्चुअली उसके स्लोप के बराबर है, डेल्टा I बाई डेल्टा T। ठीक है, मैं एक्चुअली ये डेल्टा I बाई डेल्टा T कैलकुलेट कर रहा हूँ। हमारे केस में जो वेरिएबल है जिसका हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं वो I है, डेल्टा I बाई डेल्टा T। तो डेल्टा I की कर्व आपको दी हुई है, तो उसमें आपके पास I का चेंज भी है जो x एक्सिस पे एक्चुअली चेंज हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है कि कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है। तो हम हर इंटरवल के लिए देखते हैं कि वो कितना चेंज हो रहा है। जो फर्स्ट इंटरवल है वो 0 से 1 मिली सेकेंड का है, तो 0 से 1 मिली सेकेंड तक अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितना चेंज है, स्लोप कितना है। स्लोप की इक्वेशन होती है, फार्मूला होता है, अगर आप मैथमेटिक्स में देखें तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 क्या है, 0 है, y1 क्या है, 0 है, तो 0 माइनस 0 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है, 1 मिली सेकेंड,
माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0, 0 डिवाइडेड बाय 1 मिली सेकेंड, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 होता है, तो फर्स्ट इंटरवल का जो स्लोप है वो 0 है। अब आप VL की वैल्यू निकाल लें, VL की वैल्यू किसके बराबर है, L इंटू स्लोप के बराबर है। तो L की वैल्यू तो आपके पास है जो आपको उसने दी हुई है हेनरी की, जो इंडक्टर आप यूज़ कर रहे हैं, और स्लोप आपने खुद कैलकुलेट कर लिया 0, तो L इंटू 0 0 आएगा। तो जो फर्स्ट इंटरवल है 0 से 1 मिली सेकेंड तक, उसमें आपके पास वोल्टेज 0 है। नाउ सेकंड इंटरवल आपके पास क्या है, 1 से 4 मिली सेकेंड तक है। 1 से 4 मिली सेकेंड का अगेन आपने स्लोप निकालना है। स्लोप कितना है, y2 माइनस y1, 4 माइनस y1, y1 0 है, तो y2 4 है, 4 माइनस 0 4 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 क्या है 2 मिली सेकेंड, x1 क्या है 1 मिली सेकेंड, तो 2 माइनस 1 1 मिली सेकेंड, 4 डिवाइडेड बाई 1 मिली सेकेंड। जो आपके पास स्लोप बन जाता है वो बन जाता है 4 इंटू 10⁻³ एम्पेयर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपके पास क्या है 4000 एम्पेयर पर सेकेंड है। पर सेकंड में कितना करंट चेंज हो रहा है, 4000 एम्पेयर के रेट से चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज आपको पता चल गया है, या स्लोप आपको पता चल गया है, इंडक्टर की वैल्यू आपके पास है, आप पुट कर दें, तो अगेन आप VL कैलकुलेट कर दें। VL किसके बराबर है, L इंटू स्लोप के बराबर है, या डेल्टा I बाई डेल्टा T। L की वैल्यू आपके पास है 0.010, स्लोप आपने खुद कैलकुलेट कर लिया 4 इंटू 10⁻³ एम्पेयर पर सेकंड। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड इंटरवल जो है उसके अंदर आपके पास जो VL आएगा इंडक्टर का वोल्टेज वो है 40 वोल्ट। सिमिलरली आप थर्ड स्लोप देखें, थर्ड स्लोप आपके पास क्या है, ये है 2 मिली सेकेंड से लेकर 4 मिली, ठीक है। तो थर्ड लाइन आप देखें डिकेइंग लाइन है, तो इसके साथ वैसे भी माइनस आएगा, नहीं तो आप फार्मूला से निकालेंगे तब भी माइनस आ जाएगा। तो आपके पास अब जो स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, y2 माइनस y1, y2 कितना है -4, y1 कितना है 4, तो -4 माइनस इंटू 4, तो -4 -4 -8, -8/2 -8/2, 4 -2 हो जाएगा, तो -8/2 मिली सेकेंड आए, तो मिली सेकेंड ऊपर जाके अगेन 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास -8/2 कितना होता है -4। तो जो थर्ड वो है इंटरवल है उसका स्लोप आप देखें तो वो है आपके पास -4 इंटू 10⁻³ एम्पेयर पर सेकेंड। तो थर्ड इंटरवल का स्लोप मिल गया, इंडक्टर की वैल्यू आपके पास है, अगेन आप VL कैलकुलेट कर लें। इंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा, L टाइम्स स्लोप 0.010, ये जो आपका हेनरी है इंडक्टर, मल्टीप्लाई बाय -4 इंटू 10⁻³। जो थर्ड इंटरवल है उसके अंदर आपके पास वोल्टेज कितना है -40 वोल्ट। अब फोर्थ इंटरवल पे आ जाए, फोर्थ इंटरवल आपके पास क्या है 4 से लेकर 5 मिली सेकेंड तक है। आपके पास रेट ऑफ चेंज क्या है, कांस्टेंट लाइन है, रेट ऑफ चेंज 0 है, तो स्लोप आपके पास 0 हो जाएगा। अगेन 4 से 5 मिली सेकेंड तक का जो वोल्टेज है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप इंटू इंडक्टर है, तो स्लोप 0 है तो इंडक्टर की वैल्यू कुछ भी हो वो 0 ही आंसर आएगा। लास्ट वाले इंटरवल को आप देखें तो 5 मिली सेकेंड से लेकर 6 मिली सेकेंड तक आपके पास है जो 6 इंटरवल है। तो 5 से 6 मिली सेकेंड का अगर आप स्लोप देखें तो स्लोप क्या है y2 माइनस y1, 0 माइनस इंटू -4 +4 आपके पास इसका स्लोप बनता है जो 5 से 6 मिली सेकेंड तक है। और चेंज कितना है डिवाइड बाई 1 मिली सेकेंड है, तो आपके पास 4 आ जाएगा। इंडक्टर की वैल्यू आपके पास है, मल्टीप्लाई कर लें तो 5 से 6 मिली सेकेंड के दरमियान आपके पास जो वोल्टेज बनता है वो है 40 वोल्ट्स। उसके बाद अगर आप देखें तो लाइन कांस्टेंट है, तो चाहे ये आगे जहाँ तक भी जाए 10 मिली सेकेंड तक जाए 100 मिली सेकेंड तक जाए, इससे आगे वोल्टेज 0 रहेगा क्योंकि स्लोप 0 है। लाइन कांस्टेंट है, कांस्टेंट लाइन का स्लोप 0 होता है। आपने तमाम इंटरवल्स के लिए वोल्टेजेस निकाल लिए, अब आपने इसको स्केच करना है। तो आपने वोल्टेज भी कर्व बना, उसका वो बना लिया, करंट का कर्व बना लिया जो आपके पास करंट का गिवन था। इसके अक्रॉस जब आप इसी के थ्रू वोल्टेज बनाएंगे तो आप अगेन 0 से लेकर 6 मिली सेकेंड तक का आप अपने पास वो बना लें ग्राफ, जिसमें 1 मिली सेकेंड का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5। तो 0 से 1 मिली सेकेंड तक आपके पास वोल्टेज क्या था 0 था, तो आपने इसको 0 ड्रॉ कर दिए। 1 से 2 मिली सेकेंड के दरमियान आपके पास वोल्टेज क्या था जो सेकेंड इंटरवल था 40 वोल्ट्स, तो आपने ये 40 वोल्ट्स ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट आपके पास क्या था 2 से 4 मिली सेकेंड, 2 से 4 मिली सेकेंड के दरमियान आपके पास वोल्टेज क्या था -40 वोल्ट्स, तो 2 से 4 मिली सेकेंड के दरमियान आपने -40 वोल्ट्स ड्रॉ कर दिए।
नेक्स्ट इंटरवल आपके पास क्या था, 0 था, जो 4 से 5 मिली सेकेंड है। तो 4 से 5 मिली सेकेंड के दरमियान आपने 0 वोल्ट्स ड्रॉ कर दिए, और 5 से 6 मिली सेकेंड में आपके पास क्या था, अगेन 40 वोल्ट्स था, तो आपने दोबारा 40 वोल्ट्स ड्रॉ कर दिए। इसके बाद जो वोल्टेज है वो 0 है, तो आप इसको इस तरह से 0 उसने भी शो किया, आप भी इसको 0 शो कर दें। तो ये आपके करंट का वोल्टेज का ग्राफ है। अगर आपको इंडक्टर का करंट के बने तो आपने पहले इस ग्राफ की वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद आपने इसको प्लॉट करना है। क्लियर है ये? ठीक है, समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक हो गया, गुड। ये एक एग्जांपल है आपके पास। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस 12.5 हेनरी इंडक्टर। इंडक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है 12.5 हेनरी है। हुज करंट इज आई, जिसकी करंट की इक्वेशन ये है, आई इज इक्वल टू टी इंटू ई रेज़ पावर माइनस टी एम्पेयर्स। आपने क्या बताना है, आपने वोल्टेज बताना है वी एल। वी एल का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। वी एल किसके बराबर है, इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाय डी टी। ठीक है, जो आपके पास करंट की इक्वेशन आपको गिवन है, एल भी आपको गिवन है, तो आप वी एल निकाल सकते हैं। आपने करना क्या है एक्चुअली, आपने आई को डेरिवेटिव लेना है आई का। टी इंटू ई रेज़ माइनस टी है, तो प्रोडक्ट रूल हमने कल भी कैपेसिटर के केस में पढ़ा था, आज हम दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। जो प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव का वो क्या है, डी बाई डी टी ऑफ यू इंटू वी बराबर होता है यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको कह सकते हैं फर्स्ट वेरिएबल इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वेरिएबल इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आपका जो फर्स्ट वेरिएबल है वो टी है, और जो आपका सेकंड वेरिएबल है वो ई रेज़ पावर माइनस टी है। तो आप टी ई रेज़ पावर माइनस टी को जब डिफरेंशिएट करेंगे, वी एल आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी। एल अपनी जगह पर है, उसकी वैल्यू आपको गिवन है, डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू ई रेज़ पावर माइनस टी आप निकाल लें। तो टी फर्स्ट का डेरिवेटिव जब आप लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ पावर माइनस टी। तो ई रेज़ पावर माइनस टी का डेरिवेटिव होता है -1 ई रेज़ पावर माइनस टी प्लस सेकंड ई रेज़ पावर माइनस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डी बाई डी टी ऑफ टी जब आप करेंगे, फर्स्ट डी बाई डी टी ऑफ टी, वो आपके पास 1 आता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, इंडक्टर की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपके पास आता है 12.5 इंटू ई रेज़ पावर माइनस टी और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी वोल्ट्स। अब अगर आपको स्मॉल टी की वैल्यू के बनो, सपोज 5 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड या कुछ भी, तो आप इधर स्मॉल टी की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इंडक्टर की वैल्यू एट 5 मिली सेकेंड कितनी है या एट 10 मिली सेकेंड कितनी है या कुछ। ठीक हो गया? नाउ इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जब आपके पास अभी तक जो हमने केस डिस्कस किया उसमें सिंगल इंडक्टर था, अगर एक से ज़्यादा इंडक्टर हो तो आप क्या करेंगे, आप उसके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिजॉल्व करेंगे। तो ये बिल्कुल रेजिस्टर की तरह है, जिस तरह रेजिस्टर सीरीज में ऐड होते हैं, इंडक्टर्स भी अगर एक से ज़्यादा सीरीज में लगे हों तो वो आपस में ऐड होंगे। और सीरीज की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या है, मैंने डिफाइन की हुई है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि तमाम इंडक्टर्स के क्रॉस सेम करंट फ्लो करना चाहिए और उनके दरमियान कोई तीसरा पाथ नहीं होना चाहिए। तो आप L1 को देखें, L2 को देखें, L3 को देखें, इवन कि Ln को देखें जो लास्ट है, अगर n नंबर ऑफ इंडक्टर्स लगे हुए हैं तो ये सब के अंदर करंट सेम फ्लो करेगा और इन सब के अंदर कोई तीसरा पाथ करंट की डिवीजन को मौजूद नहीं। वो दो रेजिस्टर उसी वक्त सीरीज में हो सकते हैं, सिमिलरली दो के इंडक्टर उसी वक्त सीरीज में हो सकते हैं जब उनके अंदर सेम करंट फ्लो करे और उन दोनों के दरमियान या दो से ज़्यादा भी हैं अगर, तो उनके दरमियान कोई तीसरा पाथ करंट के डिवीजन का मौजूद ना हो। तो जो इसकी सीरीज इंडक्टेंस अगर आप उसको निकालें तो LT बराबर होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। ये सिंपली ऐड होंगे जब भी सीरीज में होंगे। अगर इंडक्टर आपके पास पैरेलल में हो तो ये भी रेजिस्टर की तरह एक से ज़्यादा अगर इंडक्टर पैरेलल में है तो वो आपके पास रिजॉल्व होते हैं पैरेलल की डिफिनीशन के मुताबिक। ये आपके पास इंडक्टर L1 L2 L3 Ln, तो आप इसका अगर टोटल निकालना चाहें तो 1/LT बराबर होगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 अप टू 1/Ln।
अगर आपके पास दो ही इंडक्टर हों तो आप उसका जो शॉर्ट फॉर्म है डायरेक्ट उसको पैरेलल उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दो इंडक्टर पैरेलल में L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2, यही सेम चीज़ हमने रजिस्टर में भी पढ़ी थी। अगर दो रजिस्टर आपके साथ पैरेलल में हों तो आप उनका जो इक्विवेलेंट है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 से। तो सिमिलरली इंडक्टर भी अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा हैं तो आप उनको पैरेलल में सॉल्व करके उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में उसने आपको बताया है कि फाइंड द एलटी फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 13.7। अगर सर्किट की टोटल इंडक्टेंस निकालनी हो एलटी तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप ये देखें सर्किट के अंदर L1 और L2 दो इंडक्टर पैरेलल में, इसको पैरेलल में सॉल्व कर लें। 6 × 2 डिवाइड बाय 6 + 2 1.5 हेनरी बनता है। फिर उसके बाद ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे, आप तीनों को ऐड कर लें, जो टोटल इंडक्टेंस है वो आपके पास इस सर्किट की 15 हेनरी बनती है। ये एक प्रॉब्लम है, ये आप मुझे खुद सॉल्व करके देंगे। इंडक्टर की वैल्यू आपको गिवन है, टोटल इंडक्टेंस 2.25 हेनरी। Lx आपको चाहिए, ये जो फर्स्ट इंडक्टर है इसकी वैल्यू आपको चाहिए कि Lx क्या होगा। आंसर गिवन है 3 हेनरी आना चाहिए। बाकी इंडक्टर की वैल्यू आपके पास है, इसको सॉल्व करके मुझे बता दें कि ये Lx 3 हेनरी आता है कि नहीं आता। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब 3 जो सर ये इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, फिर वो जो आपस में जी। आ जाएंगे। जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कि आर एम लाइक टोटल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू, सबको ऐड करेंगे और उसकी जो जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है उसको इक्वल की साइड ला के सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास Lx की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने रजिस्टर में वैल्यूज की थी इसमें R1 या इसमें अगर मैं Lx की इक्वेशन लिखूं तो Lx की इक्वेशन क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है? सर एलटी माइनस बगैर सर सारे रजिस्टर से माइनस हो जाएंगे। Lx की क्या वैल्यू बताइए आपने? सर एलटी से सर बकाया सबको माइनस कर देंगे। नहीं सर आप डायरेक्ट Lx सर LT माइनस बाकी ये तो जितने रजिस्टर है पैरेलल और सीरीज में रिजॉल्व करके कर लेंगे सर। हाँ, आप इसको अगर देखो तो ये आपके पास ये तीनों इंडक्टर पैरेलल में है, 3 Yes, 3 sir. 3। इसका पैरेलल निकालें तो कितना बनता है? सर 3 बनेगा। 3 × 3 3 बनता है। 1 बनेगा सर, 1 बनता है। 1 बन रहा है सर। बनता है सर। 3 × 3 डिवाइड बाय 3 + 3 9 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा और 9 डिवाइड बाय 6 से अगेन पैरेलल है 3 के साथ, तो 1 बनता है ये। यस सर, ये इन तीनों का 1 बनता है सर, ये जो 3 हेनरी का है। ठीक है, ये 1 आ गया। तो आपके Yes, पास sir. जो अब आपके पास अगर आप देखें तो 7 हेनरी, 1 हेनरी और ये वाला 1 हेनरी, ये तीनों सीरीज में है। सीरीज में है। यस सर। तो 7 और एक 8 और एक 9 हेनरी पैरेलल है Lx के। यस सर। ठीक है, तो आपके पास एक्चुअली Lt किसके बराबर है? 1 और Lx, Lx 1 और Lx मल्टीप्लाई बाय 9 हेनरी यस सर डिवाइडेड बाय Lx प्लस 9। प्लस 9, यही बनेगा। यस सर। अब आप Lx की वैल्यू निकाल लें। Lt की वैल्यू आपको पता है 2.25 हेनरी है, 9 हेनरी आपको पता है, Lx की वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और Lx 3 हेनरी आना चाहिए। इसको निकालने आता है 3 हेनरी। सर ये एक बार और बता दें सर, वो नेट हुआ था तो बात क्लियर नहीं था सर, एक बार और बता देंगे। तुम्हारा नेट हमेशा जब हम क्वेश्चन कर चुके होते हैं उसके बाद ही आता है। सर ये पिछले वाला दोबारा बता दें, सर ये वाला दोबारा बता दें। सर वो ग्लिच हो रहा है, इसके वो नहीं आ रहा। 3 रजिस्टर पैरेलल में है, 3 हेनरी 3 हेनरी 3 हेनरी। इसको रिजॉल्व करो तो ये बनता है 1 हेनरी। ठीक है, 1 हेनरी प्लस 7 हेनरी ये सीरीज में है, प्लस 1 हेनरी ये सीरीज में है। 1 हेनरी प्लस 1 हेनरी 2 हेनरी प्लस 7 हेनरी 9 हेनरी पैरेलल में है Lx के। 9 और Lx पैरेलल में है और टोटल रेजिस्टेंस जो आपके पास वो है, वो उसका फार्मूला ये बनता है कि Lx पैरेलल विद 9 हेनरी।
तो LT LX पैरेलल विद 9 हेनरी है, LT की वैल्यू आपको पता है 2.25, वो पुट कर दें, LX इंटू 9 डिवाइड बाई LX प्लस 9 करके LX की वैल्यू निकाल लें जो आपका अननोन इंडक्टर है। तो अननोन इंडक्टर की वैल्यू 3 हेनरी आनी चाहिए। तो मैंने कहा इसको आप रिजॉल्व कर लें, तो आपके पास ये 3 हेनरी आती है कि नहीं आती? किसने सॉल्व किया, ये 3 हेनरी बनता है कि नहीं? आया किसी के पास 3 हेनरी? यस सर, आ गया। ठीक हो गया, गुड, थैंक यू मोहित। 3 हेनरी आपके पास इसकी वैल्यू बनती है। इसको और भी इस तरह की एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज में मौजूद हैं, तो उसको खुद आपने प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये एक इस तरह की एग्जांपल मैंने इंक्लूड की थी। इंडक्टेंस एंड स्टेडी स्टेट डीसी, हमने इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर देखा था इनिशियली, शुरू में हमने ये डिस्कस किया था। ये फर्स्ट इंस्टेंट पे हमने ये कहा था कि जब आपके पास स्विच क्लोज होता है, जैसे ही आप फर्स्ट इंस्टेंट की बात करें, स्विच ऑन होता है तो कैपेसिटर का वोल्टेज बिल्ड होता है और इंडक्टर का वोल्टेज डिक्रीज होता है। कैपेसिटर का करंट डिक्रीज हो रहा होता है और वोल्टेज बिल्ड हो रहा होता है। तो इस फिनोमेना को हमने ये कहा था कि इनिशियली इंडक्टर आपके पास क्या बिहेव करता है, ओपन सर्किट बिहेव करता है, और इनिशियली कैपेसिटर आपके पास क्या बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। अब आपके पास स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट आपके पास क्या है, जब 5 टॉ टाइम अप्रोच हो चुका होगा। तो अगर 5 टॉ टाइम पास हो जाए तो फिर आपके पास इंडक्टर क्या बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। तो 5 टॉ टाइम के बाद एग्जैक्टली इसका उलट हो जाता है। 5 टॉ टाइम के बाद कैपेसिटर क्या बिहेव कर रहा था, कल हमने क्या पढ़ा था, 5 टॉ टाइम के बाद कैपेसिटर क्या क्या बिहेव करता है, ओपन सर्किट बिहेव करता है ना। 5 टॉ टाइम के बाद कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है और सर्किट के अंदर करंट जीरो हो जाता है, ओपन सर्किट बिहेव करता है, ठीक है। कैपेसिटर 5 टॉ टाइम के बाद ओपन सर्किट बिहेव करता है और उस वक्त सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जो इंडक्टर है वो 5 टॉ टाइम के बाद शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, इसका वोल्टेज जीरो हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट की प्रॉपर्टी क्या है, करंट मैक्सिमम होता है, तो उस वक्त सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम होता है। तो स्टेडी स्टेट के अंदर इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है और उसका करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये इसने नीचे कॉइल से शो किया हुआ है। अगर आप इस कॉइल को देखें तो ये आपके पास RL था और इसके साथ ये एक इंडक्टर है, और इसने ये कहा है कि सर्किट स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट का जब आप इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो RL तो अपनी जगह पर रहेगा, इंडक्टर जो है उसने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, इंडक्टर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट के अंदर शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। अब इस एग्जांपल को आप देखें, इन फिगर 13.24a द कॉइल रेजिस्टेंस इज 14.4 ओम, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट करंट। आपने स्टेडी स्टेट करंट बताना है। तो ये एक कॉइल उसने दी हुई है और उसने कहा है कि इस कॉइल की जो टोटल इंडक्टेंस है वो 14.4 हेनरी है, ठीक है। तो अब आप ये देखें 120 वोल्ट का सोर्स है, 6 ओम का रेजिस्टर है, 9 ओम का रेजिस्टर है, ये वाला करंट उसने आपसे पूछा है स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होगा। तो जब आप इस इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे तो जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा यहाँ पर वो ये बनता है, ठीक है। ये वाला जो इंडक्टर है स्टेडी स्टेट के अंदर हमने कहा है कि ये क्या बिहेव करता है, शॉर्ट बिहेव करता है। तो मैं इसको यहीं पे शॉर्ट कर लेता हूँ, तो ये इंडक्टर तो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सिंगल RL सर्किट चाहिए। आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको ये वाला सर्किट चाहिए जिसके अंदर एक रेजिस्टर हो और एक इंडक्टर, ठीक है। ये आपके पास इंडक्टर है, इसकी ये वैल्यू एक्चुअली कर्व्स होती हैं, तो इसको आप जब ड्रॉ करें तो इसको इस तरह से कर्व वाइज ड्रॉ स्प्रिंग की तरह होता है, ठीक है। इंडक्टर है तो ये सिंगल R इस सर्किट का बन सकता है,
हम इन दोनों रजिस्टर को मिला के सिंगल आर बना सकते हैं। यस सर। कैसे मिलाएंगे? ये डायरेक्टली कंबाइन नहीं हो सकते हैं क्योंकि ना ये सीरीज में है और ना ये पैरेलल में है। कल इस तरह की एग्जांपल हमने की थी कैपेसिटर के केस में। अगर कल वाला लेक्चर आपने देखा है या उस वक्त नोट किया था, 6 और 9 को मैं डायरेक्टली ऐड या पैरेलल में सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ना ये सीरीज में है इस वक्त ना ये पैरेलल में है। तो मुझे तो सिंगल रजिस्टर चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने ये कहा था कि हम कैपेसिटर को, कल वाली एग्जांपल में हम कैपेसिटर को लोड के तौर पर रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो करंट है, मुझे इस कॉइल का करंट चाहिए, तो मैं इस पूरी कॉइल को एज अ लोड रिमूव कर दूंगा। तो ये जो कॉइल है इसको आप सर्किट से रिमूव कर देंगे लोड के तौर पर। तो आप सर्किट में से कॉइल को रिमूव कर दें और बाकी जो सर्किट है उसका आप आर थेवेनिन और वी थेवेनिन निकाल। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपने बनाना है। तो हम इसको लोड बना के रिमूव कर देते हैं और बाकी सर्किट का हम सिंगल आर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें एक आर चाहिए। तो लोड आपने रिमूव कर दिया है जिसका करंट आपको चाहिए था। उसने आपसे पूछा क्या था, स्टेडी स्टेट करंट आई। स्टेडी स्टेट करंट आई किसका है, लोड का है। और लोड आपके केस में इस दफा क्या है, कॉइल है। तो हमने पूरी कॉइल को रिमूव कर दी। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप मार्क कर दें, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जहां से आपने कॉइल रिमूव की थी। ठीक हो गया। तो आपने कॉइल रिमूव कर दी। तो रिमेनिंग सर्किट को आप देखें तो पहले तो मुझे इसकी रेजिस्टेंस बता दें। इसकी आर थेवेनिन क्या आएगी, वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करेंगे। जब आप इसके आर थेवेनिन निकालेंगे तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके हमने इस सर्किट को देखना है पॉइंट ए और बी से। तो पॉइंट ए और बी से जब मैं इस सर्किट को ऑब्जर्व करूंगा तो आपके पास 9 ओम एक्चुअली पैरेलल है 6 ओम की। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 × 6 डिवाइड बाई 9 + 6। तो जो यस आपके सर। पास ठीक हो गया। तो जो आपके पास आर थेवेनिन बनेगी वो 3.6 ओम्स आती है, 9 पैरेलल 6। ठीक हो गया। अब आपने वी थेवेनिन निकालना। वी थेवेनिन आपके पास कैसे आएगा कि हम यहाँ से, जहाँ से आप लोड को रिमूव करते हैं उन्हीं पॉइंट्स के दरमियान आप वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज फाइंड आउट करूँ वी थेवेनिन, क्योंकि लोड तो आपने रिमूव कर दिया, जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसमें जो 9 ओम का वोल्टेज है वो एक्चुअली आपका वी थेवेनिन होगा। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अगर सॉरी मैं वी थेवेनिन के लिए सर्किट बनाऊँ तो एक्चुअली आपके पास वी थेवेनिन का सर्किट ये बनता है। ठीक है, लोड आपने रिमूव कर दिया तो आपके पास जो 9 ओम का एक्चुअली वोल्टेज है वही आपके पास वी थेवेनिन है, पॉइंट ए और बी के दरमियान है ना। तो ये आपके पास वी थेवेनिन है। वी थेवेनिन अब हम डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइडर से निकाल सकते हैं। तो वी थेवेनिन अगर आप वोल्टेज डिवाइडर से कैलकुलेट करें तो 120 × 9 डिवाइडेड बाई 9 + 6, तो आपके पास जो वी थेवेनिन बनता है वो 72 वोल्ट्स बनता है। 9 पैरेलल 9 डिवाइडेड बाई 15, सॉरी 9 × 120 डिवाइडेड बाई 9 + 6, 15, 72 वोल्ट्स। ई थेवेनिन भी आपके पास आ गया और आर थेवेनिन भी आ गया। अब आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट दोबारा बना लें और ये इक्विवेलेंट सर्किट है। ई थेवेनिन आपने अपनी जगह पर लगा दिए 72 वोल्ट्स, आर थेवेनिन आपने कनेक्ट कर दिया 3.6 वोल्ट, और ये पॉइंट ए और बी है जहाँ से आपने लोड को रिमूव किया था। आप उस लोड को दोबारा यहाँ पर कनेक्ट कर लें। तो हमने लोड कनेक्ट कर लिया है, स्टेडी स्टेट है। तो स्टेडी स्टेट में हमने ये कहा था कि ये इंडक्टर शॉर्ट है तो उसने ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया हुआ है। आप भी इस इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो अब एक्चुअली आपको क्या चाहिए, 14.4 ओम की जस्ट करंट चाहिए स्टेडी स्टेट में। जो 14.4 ओम की करंट है वो इस कॉइल की करंट है। तो आपके पास 14.4 ओम की करंट क्या बनती है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज में है तो टोटल वोल्टेज है 72 वोल्ट। आर थेवेनिन और आर एल जो है 14.4 ओम, ये दोनों सीरीज में है तो 3.6 + 14.4, तो आप इसको रिजॉल्व कर लें 72 डिवाइडेड बाई 3.6 + 14.4, तो ये 4 एम्पेयर बनता है। तो आपके पास स्टेडी स्टेट के अंदर जो कॉइल की करंट बनेगी वो 4 एम्पेयर बनेगी। ठीक हो गया। ये एग्जाम्पल 13.9 है, ये आपने खुद करनी है। सेम इस तरह की एग्जाम्पल है
स्टेडी स्टेट के अंदर उसने आपसे कैपेसिटर का वोल्टेज और करंट पूछा है, तो सॉरी इंडक्टर का आपसे पूछा क्या उसने, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल 1 इन फिगर इज 30 ओम, कॉइल 1 की 30 ओम अच्छा लिखी हुई है रेजिस्टेंस, एंड द कॉइल 2 इज 15 ओम, ये भी आपको दी हुई है 15 ओम, और उसने आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज्यूमिंग स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के अंदर उसने आपसे कैपेसिटर की वोल्टेज पूछी है, और कैपेसिटर का हमने पढ़ा है कि स्टेडी स्टेट में ये क्या बिहेव करता है, ये ओपन सर्किट बिहेव करता है, तो आप इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। जो इंडक्टर है वो स्टेडी स्टेट के अंदर शॉर्ट सर्किट बिहेव करते हैं, तो आप इनको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे, इसको भी आप शॉर्ट करेंगे, इसको भी आप शॉर्ट कर देंगे। आपने जो पॉइंट इंडक्टर के बने हैं, लेट्स सपोज मैं इसको पॉइंट ए कहता हूँ और इसको पॉइंट बी, यहाँ से आपने इंडक्टर रिमूव किया था, आप उसकी वोल्टेज बता दें कि क्या बनती है, तो ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं, ये नीचे उसने सॉल्व किया होगा, इसको आपने देखना है खुद ही। एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर, हमने कैपेसिटर के केस में कल पढ़ी थी, इंडक्टर के केस में जो एनर्जी है वो बराबर होती है 1/2 Li स्क्वायर के, कैपेसिटर के केस में ये किसके बराबर थी, 1/2 CV स्क्वायर के। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, हाँ जी सर सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। सर हमारी 11 बजे सर क्विज है और अभी थोड़ा सा जल्दी कर देंगे अभी। बस ठीक है, ये आपके ये जो है ये खत्म हो गया जो चैप्टर का, ठीक है। 13.10 एग्जाम्पल है, इसको आप खुद देख लीजिएगा, ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये आपने खुद करनी है। तो हमारा जो चैप्टर 11 है उसमें से सिर्फ यही टॉपिक हैं जो हमने आज कवर किए। इंडक्टर का वोल्टेज, आप उसका VL वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो, सीरीज पैरेलल में आप इंडक्टर को सॉल्व कर सकते हो, और प्लस आपके पास स्टेडी स्टेट में अगर वोल्टेज या इंडक्टर की करंट वगैरह पूछी गई है तो आप उसको स्टेडी स्टेट में सॉल्व कर सकते हो। मैं आपकी अटेंडेंस क्रिएट कर देता हूँ, इस चैप्टर को भी लेक्चर को गो थ्रू कीजिएगा। आज अटेंडेंस नंबर क्या है, 26 आई थिंक। अटेंडेंस अपनी मार्क कर रहा है। ओके सर, वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं सर, जो हम असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो जरा दिखाएं सर। ये आपकी होम असाइनमेंट है। फाइंड I, VC1 एंड VC2 इन स्टेडी स्टेट। सर्किट आपको दिया हुआ है, उसने आपसे I पूछा है, I क्या होगा, जो सर्किट का टोटल करंट आएगा स्टेडी स्टेट में। कैपेसिटर है तो आप उसको ओपन कर दें, इंडक्टर है तो आप उसको शॉर्ट करके सर्किट का टोटल करंट निकाल लें, तो वो आपका I है। VC1 और VC2, कैपेसिटर 1 की वोल्टेज उसने आपसे पूछी है स्टेडी स्टेट में, तो ये पॉइंट ओपन होगा, आप इन पॉइंट के, इस दोनों पॉइंट के दरमियान जो वोल्टेज है वो आप निकाल के बताएंगे, तो वो VC1 है। यहाँ से ये वाला पॉइंट ओपन होगा, तो जो 15 ओम का वोल्टेज है यहाँ पर वो एग्जैक्टली VC2 बनता है। तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कैपेसिटर तो रिमूव हुआ होगा, जो 15 ओम का वोल्टेज बनेगा वो आपका VC2 होगा। ओके सर, ठीक हो गया। स्टेडी स्टेट की कंडीशन आपने अप्लाई करनी है, इंडक्टर्स हैं तो वो शॉर्ट आपने रिप्लेस कर देने हैं, कैपेसिटर हैं तो वो आपने ओपन कर देने, तो बाकी जो सिंपल रेजिस्टिव सर्किट ही बच जाता है। तो बस आपको ये पहचान होनी चाहिए कि जिस तरह VC2 है तो VC2 एक्चुअली किसके पैरेलल में, 15 के, तो मैं अगर स्टेडी स्टेट में 15 का वोल्टेज निकालूं तो वही VC2 का वोल्टेज होगा। सिमिलरली I को अगर आप देखें तो I किसका है, सर्किट का टोटल करंट, तो स्टेडी स्टेट में वोल्टेज कैपेसिटर और इंडक्टर तो खत्म हो जाते हैं, तो जो सर्किट का टोटल करंट आएगा वही आपका करंट बनेगा I। ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो आपकी क्लास होगी जो कमिंग वीक में थर्सडे को, उसमें आपका कैपेसिटर और इंडक्टर इन दोनों में से आपका क्विज होगा। ठीक है, क्विज नंबर 6 जो आपका फाइनल क्विज है। सर दोनों टॉपिक में से? हाँ जी, कैपेसिटर और इंडक्टर ये सेम ही टॉपिक है ना। ओके सर। तो अगर आपने कैपेसिटर तैयार कर लिया तो इंडक्टर उसका उलट है, रिवर्स है, सेम, बाकी सारी चीज़ें सेम ही। तो कैपेसिटर और इंडक्टर जो चैप्टर 11 और चैप्टर 13 है, एक्चुअली चैप्टर 11 और चैप्टर 13 में से जो टॉपिक आपने कवर किए हैं लेक्चर में आपसे शेयर कर लूँगा।
तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपका क्विज होगा इसमें से, ठीक है। आप अटेंडेंस लगा के क्लास लीव कर सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलें। सर आज हमने वो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ये अलार्म वाला, हाँ उसमें जी हमारा आंसर आया था थ्योरेटिकल 338 किलो ओम, लेकिन हम 388। 88 सॉरी, हाँ और जी, बट हमने लिखा 390 किलो ओम था, तो 90 क्यों लिखा, 2 के हमने एक्स्ट्रा क्यों ऐड किया उसमें? हमने 2 के एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, उसने ये कहा है कि आपके पास 388 किलो ओम आंसर आता है थ्योरेटिकली, तो प्रैक्टिकली उसने ये कहा है कि जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी प्रैक्टिकली मौजूद है आप वो ले लें। तो प्रैक्टिकली 390 किलो ओम का रजिस्टर मार्केट में मिलता है, उसने कहा जो नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आप यूज़ कर लें। तो 388 का या तो आप खुद बना लें रजिस्टर जो आप सर्किट के लिए यूज़ करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप जो उसकी नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू मार्केट में अवेलेबल है वो आप यूज़ करेंगे। तो जो नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो 390 बनती थी, इसलिए हमने कहा है कि आप 390 चूज़ कर लें। सही सही। ठीक है। सर क्विज कौन से टॉपिक में से होगा? कैपेसिटर इंडक्टर में से चैप्टर 11 और चैप्टर 13, जो आज हमने पढ़ा है ये वाला, और जो कल हमने पढ़ा था चैप्टर 11, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल कैसे सॉल्व होता है, और इंडक्टर के केस में हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो पढ़ी ही नहीं है, सिर्फ उसका सीरीज पैरेलल पढ़ा है, स्टेडी स्टेट पढ़ा है, और शुरू में वीएल हमने निकाला था, जो 2 एग्जाम्पल हमने किए। इंडक्टर का सिर्फ यही आज वाला पोर्शन है, कैपेसिटर का पूरा है, कैपेसिटर का आपका सीरीज पैरेलल भी है, कैपेसिटर का वो जो टाइम वेरिंग डायग्राम भी थी स्लोप वाली, और कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की इक्वेशन भी थी जो आपने पढ़ी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक सर क्या मैं लीव जी सर क्लास लीव कर सकते हैं? लीव कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक आसानी कर देता हूँ, आप इस तरह करें, आपका क्विज जो है वो सिर्फ कैपेसिटर में से होगा, चैप्टर 11 में से, बस आप चैप्टर 11 कैपेसिटर को तैयार कर लें, इंडक्टर का हम बाद में कर लेंगे, ओके सर, ठीक है। थैंक यू। दोनों आप मिक्स कर लोगे, तो आप सिर्फ कैपेसिटर को तैयार कर लें, कैपेसिटर के आपका जो चैप्टर है चैप्टर 11 उसमें से क्विज होगा। क्लास आप लीव कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी।